बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूबा बलूचिस्तान को अमन और खुशहाली के धारे में लाने के लिए चंद नाराज बलोचों से बातचीत का भी सोच रहा हूं। बलूचिस्तान के अवाम का एहसास महरूमी खत्म करने के लिए सिर्फ बातें नहीं, अमली इक़दामात करेंगे। कप्तान इमरान खान ने अमन के आलमी दावेदारों से मुतालबा कर दिया कि बलूचिस्तान समेत पाक सरजमीन में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस भारत के खिलाफ अमली इक़दामात किए जाएं। बलूचिस्तान के हवाले से कुछ ऐसी कहानी को बेनकाब करेंगे आज के इस प्रोग्राम में जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। टेलन न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं सफदर अली। नाज़रीन, बलूचिस्तान और फाटा के चंद नाराज ग्रुप्स को भारत ने इस्तेमाल किया है और बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया है। चंद बलोच ग्रुप्स को कुछ ऐसी कहानियां सुनाई गई कि बलूचिस्तान में गुर्बत है, बेरोजगारी है, हालात अच्छे नहीं हैं, इलाका बहुत बड़ा है। उनको यह प्रोपेगेंडा किया गया कि वसाइल सारे आपके पास हैं और आपकी हुकूमत आपको कुछ दे नहीं रही। इसके लिए वफाकी हुकूमत जितनी भी रही वो सारी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने बलूचिस्तान को उनका हक उस तरह नहीं दिया जिस तरह मिलना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद जो कुछ भी बलूचिस्तान को दिया गया, बलूचिस्तान के अपने लोगों ने जो वहां से मुंतखब हुए, उनके अपने सरदार या उनके अपने सियासतदान, उन्होंने अपने अवाम को उसमें से कुछ नहीं दिया। यानी अव्वल तो बलूचिस्तान को वैसे ही हिस्सा कम मिला, लेकिन जो मिला वो भी अलल्ले तलल्लों में उड़ गया, वो भी पब्लिक के ऊपर खर्च नहीं हुआ। तो ये शिकवे और शिकायतें बढ़ते रहे। नाज़रीन, ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना बड़ा आसान होता है। उन्हें यह कहा जाए कि आपके पास तो सब कुछ है, गैस है, रेकॉर्डिक भी है, समंदर भी आपका, तो आप पाकिस्तान से लड़ाई करें। पहले हक मांगने की बात की जाती, फिर लड़ाई पर उकसाया जाता है। भारत ने वहां बहुत इन्वेस्ट किया है, जैसा कि कुलभूषण यादव, इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट करके बलूचिस्तान के लोगों के हाथों में हथियार पकड़ाए और उनको पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ खड़ा कर दिया। और जब भारत आया अफगानिस्तान में, इस बात का फायदा उठाते हुए कि वहां पे अमेरिका और नेटो फौजें बैठी हुई हैं, हमें कोई कुछ नहीं कह पाएगा, तो भारत ने अफगानिस्तान से बहुत करीब रहते हुए चंद बलोच लोगों को शिद्दत पसंद बनाया और कोशिश की गई कि रियासत से लड़ पड़ें और आपस में ही पाकिस्तानी दस्तों गिरेबां हो जाएं। दहशतगर्दी के बेशुमार वाकयात के पीछे भारत था और है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जब ऑपरेशंस हुए तो बहुत बड़ी तादाद में अवाम उन इलाकों से निकले। उन इलाकों में से, उन लोगों में से कुछ लोग जिनके बॉर्डर के ऊपर घर थे, वो अफगानिस्तान गए। वहां भारत के लोग बैठे हुए थे, उन्होंने उनको हाथों हाथ लिया, उन लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया, रियासत पाकिस्तान और फौज के खिलाफ भड़काया और फिर उनको ट्रेनिंग देकर पाकिस्तान की फोर्सेस के खिलाफ, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जंग में उतार दिया। ड्रोन हमला होता था पाकिस्तान में और जो शिद्दत पसंद लोग पाकिस्तान की रियासत में घुसे होते थे वो कहते थे कि अमेरिका ड्रोन पाकिस्तान से उड़ाकर पाकिस्तानियों को मार रहा है। उन लोगों के रिश्तेदारों को हिंदुस्तान पैसा देता था कि आप इनसे बदला लें। नाजरीन, पाकिस्तान के साथ डबल गेम हो रही थी, बड़ी ज्यादती हो रही थी और लंबे अरसे तक ये होती रही है। अब इस वक्त अफगानिस्तान बदल रहा है और यह पाकिस्तान के लिए सुनहरी मौका है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बहुत बड़ा और पुरुम्मीद किस्म का बयान दिया है और उससे हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अब हालात बदलेंगे, क्योंकि अब हमारे पास मौके भी हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। बलूचिस्तान, मैंने हमेशा ये सोचा था कि अल्लाह ने जब भी हमें मौका दिया तो हम बलूचिस्तान के ऊपर इसलिए तवज्जो देंगे कि बलूचिस्तान जब उठेगा, जब बलूचिस्तान में अमन होगा, जब बलूचिस्तान के लोग ये समझेंगे कि हमारा भी पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान, इसके लिए हमें भी लड़ मरना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा भी सोचता है, हमारी बुनियादी ज़रूरियात का ये पाकिस्तान सोचता है, हमारी मुश्किलों का ये सोचता है। तो तब बलूचिस्तान के लोगों को कभी फिक्र नहीं हमें होनी चाहिए थी कि इंसर्जेंट्स आ गए हैं या ये जो तहरीक में लगे हुए हैं। मैं वैसे सोच रहा हूं इनसे भी बात करने का कि ये हो सकता है कि इनको पुराने ज़माने में रंजे हों और इस्तेमाल भी हों, दूसरे मुल्कों से हिंदुस्तान इनको इस्तेमाल करे इंतशार फैलाने के लिए, लेकिन अब तो वो नहीं है हालात। कभी भी बलूचिस्तान की तारीख में एक फेडरल गवर्नमेंट
جو کہ بڑے مشکل معاشی حالات سے نکل رہی تھی، اور ابھی بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے حالات ابھی بہتر ہیں۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب۔ جام کمال صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں بلوچستان کے ناراض لوگوں سے بات چیت کی جائے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا حکومت واقعی بلوچستان کا سوچ رہی ہے یا پھر صرف ہوا میں تیر چھوڑے جا رہے ہیں؟ جی کامران صاحب، میں بینگ اے سن آف دا سوئل، میں ایک بات پہ تو کم از کم اپنی 3 سالہ کارکردگی، نالج، ایکسپیرینس سے یہ بتا سکتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر ہمارے گورننس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 60% اگر پرابلمز آئے ہیں لوگوں کے حوالے سے تو وہ ہماری گورننس کی وجہ سے آئے ہیں۔ وہ گورننس کا ماڈل جو ہم نے بلوچستان میں جب رکھا وہ بڑا ہی سینٹرک، انڈیپینڈنٹ اور سیلف انٹرسٹ بیس تھا، سوائے چند لوگوں کے۔ اگر ہم نے کب کچھ کام شروع بھی کیے تو ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کہ ہم بلوچستان کے لیے کیا کام کریں۔ ہاں، انفرادی طور پہ ہم نے، یقینی طور پہ سب نے اپنے حلقوں میں بڑے کام کیے ہوں گے، لیکن ایز اے ہول بلوچستان کو ہم نے کبھی ذہن میں نہیں رکھا، اور کبھی اگر رکھا بھی تو ہم نے کبھی اس کا کوئی ایسا میکینزم نہیں بنایا کہ یہ جو ہم PSDP ترقیاتی کام، گورننس، میتھڈالوجی، فسکل ڈسپلن، رولز، ریگولیشنز بنا رہے ہیں، یہ بلوچستان کی کیا کیا ضرورت ہے اور ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ میں اپنی پوری دیکھیں کوشش 2-3 چیزوں پہ بڑا کر رہا ہوں۔ ایک تو ہے ہماری پوری فائنینشیل ڈسپلن، پلاننگ اسٹریٹجی، اس کی مانیٹرنگ اور اس کی ایگزیکیوشن۔ یہ 4 چیزیں اگر ہم جتنا صحیح کریں گے تب جا کے بلوچستان کے ایک عام آدمی کو روڈ، صحت، سہولت، بیٹر پلانڈ ورک، کوالٹی ورک، یہ ساری چیزیں مل سکیں گی۔ اچھا کمال صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ کیا یہ گروپ شناخت شدہ ہے؟ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بھارت نواز ہیں، ان سے متعلق حکومت کیا اقدامات کرے گی؟ دیکھیں، کچھ لوگ کمال صاحب آپ کو پتا ہے کہ جو باقاعدہ بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے طریقوں میں شامل رہے ہیں وہ تو ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک کامنرز ہیں۔ دیکھیں، بلوچستان کی بلوچ آبادی بیرون ملک ایک بہت بڑی آبادی ہے، اور وہ میں آپ کو بتاؤں انہی کی اسٹرینتھ کے اوپر کبھی کبھی ہمارے بلوچ سیپریٹسٹ انہی کی اسٹرینتھ پہ باہر سے بھی کھیلتے ہیں۔ ہمیں ڈیفینیٹلی ایک بات تو بڑا پتا ہے کہ جی کون بالکل ایکسٹریم میجرز پہ بہت سارے لوگ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ڈیفینیٹلی ایسے بھی آئیڈینٹیفائڈ ہیں جنہوں نے اپنا ایک بڑا نیریٹو بلڈ اپ اس حوالے سے کیا کہ بلوچستان کے ساتھ ناجائز ہوا ہے، بہت عرصے سے ہوا ہے۔ تو ہم وہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ایفرٹس کے ساتھ، اپنی پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ ایک ایسا میسج کنوے کریں جو خان صاحب نے بھی کہا کہ جی ٹھیک ہے، اب جو پاسٹ میں ہوا ہے اس کی ذمہ داری تو یقینی طور پر خان صاحب تو نہیں لے سکتے، لیکن ان کی عملی کام اس بات کی طرف شو کر رہا ہے کہ آپ ابھی آئیں اور ہم بات کریں ایسے لوگوں سے جو کم از کم ایک بیلنس نیریٹو رکھتے ہیں کہ ہماری صرف خدشات کام نہ ہونے کی وجہ سے بلوچستان کی پسماندگی کے حوالے سے رہا ہے، اور میرے خیال یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ بہت شکریہ جام کمال صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین، ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی نے کہا کہ وزیر اعظم بلوچستان کے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ بلوچستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ یہ ایک ٹرو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، پلس پہ جو ہے پراپر پرائم منسٹر صاحب کا ہاتھ ہے، اور ایک اوورآل ویژن جس میں پاکستان تحریک انصاف، بلوچستان عوامی پارٹی، اس کے کولیشن پارٹنر پرائم منسٹر صاحب، وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب اس ویژن کو لے کے چل رہے ہیں، اور اس بہترین ریلیشن شپ کا فائدہ جو ہے اور اس کے ثمرات بلوچستان میں آنا شروع ہو گئے۔ ترجمان بلوچستان حکومت کی آپ نے گفتگو سنی۔ بھارت افغانستان سے سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگ رہا ہے کیونکہ طالبان ان کو بہت بری طرح ماریں گے اگر وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں، یا وہ ان علاقوں پر اپنا کنٹرول کر لیتے ہیں جہاں جہاں بھارت بیٹھا ہوا ہے، تو پھر بھارت کو یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے آئندہ آنے والے حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ یہاں پر وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ایک اچھی خبر ہے کہ برٹش اخبار دی اکانومسٹ نے ریٹرن ٹو نارمل کے نام سے ایک انڈیکس جاری کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ نارمل حالات کی طرف واپسی۔ یہ کرونا وائرس کے حوالے سے ڈیٹا جاری کیا گیا ہے، جس میں 50 ممالک کا کرونا کے خلاف جنگ اور جو زیادہ متاثر ہونے والے ممالک ہیں ان کا جائزہ لیا گیا ہے۔
मुख्तलिफ ममालिक को उनकी कारकर्दगी के लिहाज से पॉइंट्स दिए गए हैं। जो ममालिक बहुत अच्छी तरह कोरोना से लड़े हैं और बड़े अच्छे तरीके से निकले हैं, पाकिस्तान उनमें तीसरे नंबर पर सबसे बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाला मुल्क है। इस इंडेक्स में जो सबसे नंबर 1 पर मुल्क आया है वो है हांगकांग। हांगकांग ने कोरोना से लड़ने में बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई और नॉर्मल लाइफ की तरफ बहुत तेजी से आया। उन्होंने 100 में से 96.3 पॉइंट हासिल किए और पहले नंबर पर रहा। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, जिन्होंने बहुत जश्न मनाया था, नॉर्मल लाइफ में बहुत जल्दी आए थे। उनकी वजीर आजम बड़ा शानदार काम कर रही थी। न्यूजीलैंड ने पॉइंट 87.8 हासिल किए। तीसरे नंबर पर हमारा अपना पाकिस्तान है, हमने 84.4 पॉइंट हासिल किए हैं। पाकिस्तान ने शानदार तरीके से कोरोना के साथ लड़ाई की और नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आया। चौथा नाइजीरिया है, पांचवा यूक्रेन है। अब इन पॉइंट्स की बात करें तो यूक्रेन 83.6 पॉइंट्स के साथ इस नंबर पर विराजमान है। अब आते हैं बदतरीन ममालिक की फहरिस्त में। जो टॉप 5 बदतरीन ममालिक हैं 50 मुल्कों में से, उनमें मलेशिया सबसे सरे फहरिस्त है, जो 27.3% नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस आ सका है और 50वें नंबर पर है। इसके बाद जो दूसरा बदतरीन मुल्क है वो ताइवान है, वो 45.7 पॉइंट्स ले सका है और 50 मुल्कों की फहरिस्त में वो 49वें नंबर पर है। बहुत बुरी सूरत हाल है, नॉर्मल की तरफ वापस नहीं आ पाया। 48वें नंबर पर भारत है। भारत 100 में से 46.5 पॉइंट्स ले सका है और भारत में इस वक्त तबाही मची हुई है, जबकि दूसरी जानिब मोदी हुकूमत अपने ओछे हथकंडों से बाज नहीं आ रही। पूरी दुनिया में मोदी ने अपनी पॉलिसीज की वजह से भारत को बदनाम करके रखा है और भारतीय पॉलिसीज को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जा सकता और इन पर तनकीद के निस्तर न बरसाए जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। पूरी दुनिया मोदी को तनकीद का निशाना बना रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। क्या समझती हैं, ब्रिटिश अखबार द इकोनॉमिस्ट ने एक इंडेक्स जारी किया है जिसमें उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले मुल्कों की फहरिस्त जारी की और उस इंडेक्स में जो तीसरे नंबर पर मुल्क है वो पाकिस्तान है कि पाकिस्तान ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई कोविड डेज में। आप इसको किस नुक्ता नजर से देखती हैं और क्या ये समझती हैं कि कोविड अब मौजूद रहेगा? वैक्सीनेशन को लेकर जो मुख्तलिफ किस्म के सवालात किए जाते हैं कि वैक्सीन बार बार करवाना पड़ेगी, इस पर आपकी क्या राय है? कुछ जो ममालिक, जो बड़े ममालिक थे सो कॉल्ड और जिनकी हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छी थी, हमें लगा कि अब वो बहुत अच्छा इसको हैंडल करेंगे और उन्होंने किया भी, लेकिन उनका डेथ टूल, इनकी केसेस हम लोगों से बहुत ज्यादा थे। तो लेटर ऑन जब हम तक कोविड पहुंचा फर्स्ट वेव में भी, तो वो कोई भी वेव हमारी इतनी वर्ष नहीं थी। लॉकडाउन से हमें हेल्प आउट किया। लेकिन आप ये जानिए कि अब जब से वैक्सीन आ गई तो सारे, चाहे वो आपका यूएस है चाहे यूके है, एवरीबॉडी वाज सो रिलैक्स्ड कि वन वी आर गेटिंग वैक्सीनेटेड, so we are now on a safer note. सबसे बुरी बात ये हुई कि हम ये समझ बैठे कि एक कोविड था, उसकी वैक्सीन बन गई, हमने लगवा ली, हम सेफ हो गए। यहाँ पे एक मसला आ गया। देखो कि एक चीज थी जो हमें नहीं पता, कहाँ से कैसे, कोई हमारे पास प्रॉपर एविडेंस नहीं कि कैसे ये वायरस कहाँ से कहाँ पहुंचा, कितना वेरिएंट हुआ, किस किस जगह पे पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया ने अपने बॉर्डर्स क्लोज कर दिए, उसके पास एक ऐसा उसका वेरिएंट आ गया जो कि हमें पता ही नहीं। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि इस 1.5-2 साल में जब हमने वैक्सीन बनाई और उसके बाद अब तक उसके वेरिएंट्स नहीं होंगे। वो वायरस ने भी तो अपनी शक्ल बदल ली है। वायरस वो नहीं है जो पहले दिन था। हर वेव के साथ वायरस चेंज होता गया, हर कंट्री के साथ वायरस चेंज होता गया। इवन मैं कहती हूँ कि आपकी आफ्टर वैक्सीनेशन वायरस चेंज होता गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, हमने अपने लाइफस्टाइल को बदलना है। कोविड जाने वाला नहीं है, हमें अपनी लाइफस्टाइल को अकॉर्डिंगली तब्दील करना पड़ेगा। टेलन न्यूज़ स्पेशल से अपने मेज़बान सफदर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।